हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप काफ़ी अच्छे होंगे। अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं घटना चक्र समान अध्ययन पूर्वालोकन सामान्य विज्ञान की ये किताब है। और ये किताब जो है बिल्कुल न्यू अपडेट के साथ यानी वर्ष 2022 के लिए ये किताब आई हुई है। इस किताब के अंदर जो है 1990 से लेकर वर्ष 2022 तक यानी यूपीएससी से लेकर और जितने भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स होते हैं उसके पेपर जो है इस बुक के अंदर इंक्लूड किया गया है। और ये पेपर जो है पूरा सब्जेक्ट वाइज मोड में यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। आप देख सकते हैं इसके कंटेंट में, जैसे भौतिकी विज्ञान का है, जीव विज्ञान का पेपर है पूरा, और रसायन विज्ञान का यानी पूरे साइंस का पेपर जो है इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। और अभी मैं आपसे बात करूं तो ये मैं चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक और चैप्टर 5 से चैप्टर 6 यानी फिजिक्स का मैं 2 वीडियो अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर रखा है। जीव विज्ञान का मैं एक वीडियो जो है अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है जो चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 तक है। और रसायन विज्ञान का जो है चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 3 तक यानी एक वीडियो जो है मैं अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर रखा हूँ। अगर आप इन वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप इन वीडियो को देखिए। ये वीडियो जो है आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर मैं बात करूं इस किताब को तो ये किताब जो है पूरे 28 दिन में इस किताब को एंड करने का टारगेट रखा गया यानी समाप्त करने का टारगेट रखा गया है पूरे 28 दिन में। और ये उन बच्चों के डिमांड पे रखा गया है जो बच्चे इस बुक को पढ़ चुके हैं और वो बार बार रिवीजन करना चाहते हैं। उन बच्चों का कहना था कि सर मैं रिवीजन नहीं कर पाता हूँ, तो आप मेरे लिए एक वीडियो बना दीजिए ताकि मैं इस बुक को बार बार रिवीजन कर सकूं आपके वीडियो के माध्यम से। तो उन बच्चों के लिए ये बुक जो है काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर आप भी एक बार इस किताब को पढ़ चुके हैं तो आप वीडियो से रिवीजन कर सकते हैं। अभी जो मैं आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूं वो है चैप्टर 7, 8 और 9, फिजिक्स का चैप्टर 7, 8 और 9। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं चैप्टर 7 में है ऊष्मा एवं ऊष्मा गतिकी, चैप्टर 8 में है तरंग गति और चैप्टर 9 में है ध्वनि। तो ये तीनों मैं टॉपिक आपके साथ अभी डिस्कशन करूंगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूं अपने चैनल के ऊपर आपको उसका तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ थोड़ा शेयर भी कर लिया कीजिए और एक लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये आप देख रहे हैं ये आज का पहला टॉपिक है ऊष्मा एवं ऊष्मा गतिकी। और हाँ, एक बात मैं और बताना चाहता हूँ आप लोगों को। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर आपका प्लेलिस्ट मुझे नहीं मिल रहा है हिस्ट्री का या फिर साइंस का। तो इन दोनों का जो वीडियो का लिंक है ये मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के नाम से बनाकर मैं डाल रखा हूँ। जो जिस नाम से मैं प्लेलिस्ट बनाया हूँ, जैसे प्लेलिस्ट जो है हमारा है ये आपको घटना चक्र पूर्वालोकन सामान्य विज्ञान यानी घटना चक्र पूर्वालोकन आपको साइंस के नाम से होगा, साइंस 2022, या फिर घटना चक्र पूर्वालोकन हिस्ट्री के नाम से होगा 2022। तो इन दोनों के नाम से मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ पे यहाँ से भी आप वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन का जो पहला क्वेश्चन है कह रहा है कि संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। तो ये होता है, देखिए ये गैस से द्रव में होता है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड की वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उचित ताप के पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होती है। क्योंकि देखिए, क्योंकि वाष्प के अंदर जो होता है वो लेटेंट हीट होता है। लेटेंट हीट बोले तो गुप्त ऊष्मा होता है जिसके कारण जो है वो अधिक ज्वलनशील होता है। देखिए, तो वाष्प के द्वारा अधिक ऊष्मा दी जाती है इसी के कारण। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से। क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होता है। अभी हमने आपको बताया लेटेंट हीट होता है इसके अंदर। 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम से वाष्प में 100 डिग्री
सेंटीग्रेड तापक्रम तक ले जाने के लिए कितने कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होगी? तो ये होती है आपको 720 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता। जब हम लोग इसको यहाँ पे करते हैं तब हमें पता चलता है, कह रहा है कि कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होगा? तो ये होता है -40 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको आप याद कर लीजिए। अगर आप याद नहीं कर सकते हैं तो आप ये फार्मूला है, आप यहां से भी निकाल सकते हैं। किसी तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने मेल खाते हैं, तो ये मेल खाते हैं कितने पे? -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे। यहाँ पे देखिए सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की बात करता है ये हमेशा। -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे दोनों का एक ही होता है। कितने डिग्री पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापक्रम समान हो रहते हैं? तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का 2 गुना हो जाता है? फ़ारेनहाइट तापक्रम जो है सेंटीग्रेड तापक्रम का 2 गुना हो जाता है, तो ये हो जाता है 160 डिग्री सेंटीग्रेड पे। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापक्रम होता है, तो एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापक्रम जो होता है ये 37 डिग्री सेल्सियस होता है। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होगा? तो देखिए 273 प्लस 37 अभी आपने देखा है ऊपर, तो इसको जब आप ऐड करेंगे तो आपको 310 केल्विन आ जाएगा। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 फ़ारेनहाइट है। इसके बराबर डिग्री सेंटीग्रेड में तापक्रम है, तो ये तापक्रम कितना है? तो ये हो जाएगा आपका 36.89 डिग्री सेंटीग्रेड। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होगा, तो देखिए यहाँ पे सेल्सियस स्केल पे पूछा है, तो सेल्सियस पे 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान 200 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसका मान सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा? तो देखिए यहाँ से हम लोग फ़ारेनहाइट, अभी मैंने आपको एक फार्मूला बताया था ऊपर, उसी का ये डिराइव्ड फॉर्म है, तो आप उसको याद कर लीजिए या फिर इसको याद कर लीजिए। और इसका जो हो जाएगा जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 93.3 डिग्री सेंटीग्रेड। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होगा? तो देखिए ये जो फार्मूला है आप यहाँ से इसको याद कर सकते हैं। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे इसमें, तो इसका मान हो जाएगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। 50 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल में इसको फ़ारेनहाइट, देखिए 50 डिग्री सेंटीग्रेड का मान जो होता है फ़ारेनहाइट स्केल में पूछ रहा है, तो आप इस फार्मूला पे यहाँ पे 50 का मान रख दीजिए, सी के जगह पे 50 का मान रख दीजिए और एफ की वैल्यू निकाल दीजिए यहाँ से। तो 9/5 इंटू 50 प्लस 32, तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 90, 90 प्लस 32 112, 122, तो आपके हो जाएंगे 122। इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। ये काफ़ी इजी होता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको घबराने की बात नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि मान की औसत तापमान सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट हो, तो सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट, यदि सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का संबंध इससे हो तो एफ का तथा सी का संबंध होगा, तो ये हो जाता है ये वाला। ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है। क्यों? क्योंकि अल्कोहल का द्रव्यांक निम्नतर होता है, यानी अल्कोहल का जो प्रेशर है वो निम्न होता है, इसीलिए। स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है? तो ये होता है एथिलीन ग्लाइकॉल। परम शून्य ताप क्या है? परम शून्य ताप है सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान को हम लोग क्या बोलते हैं? परम शून्य ताप बोलते हैं। गर्म करने से विस्तारण, तो गर्म करने से पदार्थ का घनत्व जो है ये क्या होता है? घटा देता है।
जब बर्फ पिघलती है तब, जब बर्फ पिघलती है तो आयतन जो होता है वो क्या होता है, घटता है। समय की दृष्टि से दो द्रवों P और Q के ताप का 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक उतार चढ़ाव नीचे के आरेख में दिखाया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये टेम्परेचर है और ये टाइम है, ये टेम्परेचर का ग्राफ दिया हुआ है और ये टाइम का ग्राफ दिया हुआ है। तो इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ये देखिए, Q का ताप P की तुल्य में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर तेजी से पहुंचा। तो इससे आप देख सकते हैं ये क्या है, तेजी से पहुंच रहा है। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? तो थर्मोस्टेट का जो प्रयोजन है ये तापमान को स्थिर रखना। थर्मोस्टेट, इसको आप थर्मामीटर से मत इनक्लूड मतलब कंपेरिजन कर लीजिएगा, ये थर्मोस्टेट है। थर्मोस्टेट का काम होता है तापमान को स्थिर रखना। जो जैसे आप देखते होंगे आइस वगैरह जो रखे रहते हैं, जो जूस वगैरह वाला बेचते रहता है ठेला वगैरह पे, और वो आइस वगैरह रखे रहता है, वो थर्मोस्टेट की यहाँ पे बात किया जा रहा है। थर्मोस्टेट संबंधित है, तो थर्मोस्टेट किससे संबंधित है? तापक्रम से। थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो किसी निकाय का तापक्रम स्व नियंत्रित करता है। ताप अस्थाई ... स्थिर बनाए रखने का एक साधन है। तो ये है, ये टेम्परेचर यानी तापमान। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? तो रेफ्रिजरेटर में जो थर्मोस्टेट का कार्य है वो एक समान तापमान को बनाए रखना। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताजा रखने हेतु सुरक्षित तापमान कितना है? तो ये है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। जब सिले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाता है, क्योंकि फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है, इसीलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। एसर्शन है और रीजन है। यहाँ पे कह रहा है कि बर्फ का टुकड़ा पेय को ठंडा बना देता है। तो ये जो है बिल्कुल सही है। और बर्फ पिघलने के लिए पेय से गुप्त ऊष्मा लेता है, तो ये भी सही है, जिससे पेय ठंडा हो जाता है, तो ये भी सही है। कह रहा है कि इसमें कौन सा सही उत्तर है? तो देखिए ए और आर जो है दोनों सही है, और ए की सही व्याख्या कौन कर रहा है? आर कर रहा है। यहाँ पे देखिए फिर एसर्शन और रीजन दिए हुए हैं। तो कह रहा है कि बड़े शीतगृह यानी रेफ्रिजरेंट की बात कर रहा है। रेफ्रिजरेंट के रूप में अमोनिया का उपयोग करते हैं, जबकि घरेलू रेफ्रिजरेटर में हम लोग CFC का उपयोग करते हैं। CFC होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जो शीत गृह होता है, जो ठंडा घर होता है, बहुत बड़ा सा होता है जो घर होता है, उसमें हम लोग रेफ्रिजरेंट का इस्तेमाल करते हैं। उसमें हम लोग क्या करते हैं? अमोनिया का उपयोग करते हैं। किसका? अमोनिया का उपयोग करते हैं। जबकि जो हमारे घर के अंदर जो रेफ्रिजरेटर होता है उसमें हम लोग CFC गैस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये बिल्कुल सही बात है। दूसरा कह रहा है, इसका रीजन बता रहा है, अमोनिया को कम दाब एवं परिवेश एम्बिएंट टेम्परेचर पर द्रवित किया जा सकता है। तो ये बात जो है ये गलत है। तो इसका हो जाएगा C। फिर यहाँ पे असर्शन और फिर यहाँ पे रीजन दिया हुआ है। कह रहा है कि यदि फ्रीजर पर बर्फ इकट्ठी होती है तो रेफ्रिजरेटर में शीतलन बुरी तरह प्रभावित हो जाती है। ये बात बिल्कुल सही है। जो आइसक्रीम वगैरह बेचते हैं रेफ्रिजरेटर में डाल के, आप उनको देखते होइएगा, दूध की थैली वगैरह लेने जाते होइएगा, तो कभी कभी क्या करते हैं वो साइड से बर्फ़ को छुड़ाते रहते हैं। तो यही कारण है जिसके कारण बर्फ़ को साइड से छुड़ाते रहते हैं। इसका कारण क्या है? बर्फ़ एक दुर्बल चालक है। तो ये भी सही है, बर्फ़ जो है एक दुर्बल चालक है इसीलिए। तो इसके जो ऑप्शन हो जाएंगे वो हो जाएंगे ए, यानी ए और आर जो है दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। फिर यहाँ पे असर्शन और रीजन दिया हुआ है। कह रहा है कि कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता है। तो ये बात जो है ये बिल्कुल सही है। रीजन कह रहा है कि कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता है।
तो ये भी बात बिल्कुल सही है। और ए जो है, ये आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण भी है। कृष्ण छिद्र मतलब ब्लैक होल की बात कर रहा है यहाँ पे। फिर यहाँ पे असर्शन और रीजन दिया हुआ है, कह रहा है कि अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा को ऐसा सुझाया जाता है राष्ट्रीय लक्ष्य बनाना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही है। इसका रीजन क्या बता रहा है कि एसबीएसपी को आपूर्ति वर्ष में बिना रुके 99% है और इसके अलावा ऊर्जा की बहुतायत में उपलब्धता होती है। तो ये भी बिल्कुल सही है। और ये जो आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण भी है। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई, देखिए इसकी लंबाई बढ़ेगी तो चौड़ाई भी इसकी बढ़ती है। नीचे दिए हुए एक धातु गोलक और धातु वलय के चित्रों पर ध्यान दीजिए। देखिए ये गोलक है और ये है वलय, रिंग है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि पत्ती से बनी धातु वलय के छिद्र में धातु गोलक भर सकता है। यदि गोलक को गर्म करे तो वह अटक जाता है, परंतु यदि धातु वलय को गर्म करे तो वह गोलक निकल सकेगा, क्योंकि तापमान के प्रसार के कारण वलय का व्यास जो है वो बढ़ जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि दो धातु हैं ए और बी की पट्टियां एक साथ मजबूती से जुड़ी है। जैसे कि चित्र में आप देख सकते हैं, ये ए है और ये बी है, दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो कह रहा है कि गर्म करने पर ए बी से अधिक फैलती है। ए जो है ए ये अधिक फैल रही है गर्म करने पर, और बी जो है ये वाला पार्ट जो है कम फैल रहा है। यदि इस जुड़ी हुई पट्टी को गर्म किया जाए तो यह रूप ग्रहण कर लेगा। तो ये कैसा रूप ग्रहण करेगा? तो ये हो जाएगा कुछ इस टाइप का, ये टेढ़ा हो जाएगा, इस टाइप का होगा। अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे असर्शन है और फिर रीजन है। असर्शन रीजन कह रहा है कि तांबे में एक टुकड़े को तथा कांच के एक टुकड़े को एक ही तापमान पर गर्म किया गया, उसके बाद स्पर्श करने पर तांबे का टुकड़ा कांच के टुकड़े की अपेक्षा अधिक गर्म लगता है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। तांबे का घनत्व कांच के घनत्व से अधिक होता है, तो ये भी बात सही है, लेकिन ये जो है इसका रीजन नहीं है। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल छुएं तो लोहे का गुटका जो है वो अधिक ठंडा लगता है। क्यों? क्योंकि देखिए लोहे के गुटका जो होता है लकड़ी के तुलना में ये ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। कौन? लोहे का गुटका। यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या होती है? देखिए अगर हवा का तापमान बढ़ेगा तो उसके अंदर जो जल वाष्प ग्रहण करने की जो क्षमता होती है वो क्या होती है? बढ़ती है। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती, क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए ये एयर कंडीशन और एयर कूलर दोनों जो है आर्द्रता नियंत्रित करते हैं, ये बात जो है सही नहीं है। कमरे में लगा हुआ वातानुकूल क्या नियंत्रित करता है? तो ये जो है केवल आर्द्रता एवं टेम्परेचर को नियंत्रित करता है। डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित है? तो ये है वाष्प शीतलन पर आधारित है। कमरे को ठंडा किया जा सकता है, तो कमरे को ठंडा किया जा सकता है संपीड़ित गैस को छोड़ने से, यानी कंप्रेस्ड गैस को छोड़ने से कमरे को ठंडा किया जा सकता है। निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसमें गीले कपड़े सबसे जल्दी सूखेगा? तो देखिए गीले कपड़े जो है 20 डिग्री आर्द्रता और 60 डिग्री टेम्परेचर पर जल्दी सूख जाएगा। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो देखिए जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो इसका क्वथनांक जो है वो बढ़ जाता है और जमाव बिंदु जो है वो घट जाता है। जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी में क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु, देखिए क्वथनांक तो ये बढ़ जाएगा, ये बढ़ेंगे, और हिमांक बिंदु जो है वो घट जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे असर्शन और रीजन दिया हुआ है। तो कह रहा है कि ऊंचाई वाले स्थान में भोजन पकाने के लिए उसमें नमक मिलाया जाता है, तो ये बात जो है बिल्कुल सही है। और ऊंचाई वाले स्थान में तापक्रम कम होता है, तो ये भी बात जो है बिल्कुल सही है। देखिए ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन ये जो है इसका व्याख्या कर रहा है ये नहीं है।
अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर निम्न की परत लगाई जाती है। तो उसकी दीवारों पर रजत परत लगाई जाती है, यानी सिल्वर की प्लेटिंग किया जाता है, सिल्वर प्लेटिंग किया जाता है। थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है। तो ये जो है ये संचालन और संवहन और विकिरण विधि से, यानी ए और बी दोनों हो जाएगा। गर्मियों में सफेद कपड़े पहनना ज्यादा आरामदेह है क्योंकि देखिए वे जो होते हैं ऊपर पड़ने वाले, देखिए जब व्हाइट कपड़ा के ऊपर जो ऊष्मा पड़ता है सारी ऊष्मा को क्या करता है, वो रिफ्लेक्ट कर देता है, परिवर्तित कर देता है। इसीलिए श्वेत वस्त्र काले वस्त्र की अपेक्षा ठंडे होते हैं क्योंकि वे जो प्रकाश की जो लाइट पड़ती है उसको क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, वे प्रकाश अभिछेदन को रोकता है। यहाँ पे असर्शन है और फिर यहाँ पे रीजन दिया हुआ है, कह रहा है कि जाड़े में पहनने के लिए हम सफ़ेद कपड़ों की वरीयता देते हैं। जाड़े में पहनने के लिए हम सफ़ेद कपड़ों को वरीयता देते हैं। तो देखिए ये जो है ये भ्रामक है, ये जो है ये भ्रामक है, किंतु आर जो है सत्य है। आर क्या कह रहा है कि सफ़ेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे प्रवर्ती होते हैं, ये सही है, ये गलत है। यहाँ पे असर्शन और रीजन फिर दिया हुआ है, कह रहा है कि हल्के रंगीन कपड़ों को गर्मी में वरीयता दी जाती है। तो ये सही है, हल्के रंगे मतलब हल्का रंगीन अगर कपड़ा है तो उसको गर्मी में आप पहन सकते हैं। हल्के रंग का ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं, तो ये भी सही है। तो इसमें जो हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है ना। आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। पसीने का मुख्य उपयोग क्या है, तो पसीने का शरीर का ताप नियंत्रित रखने में इसका काम होता है। शरीर की सतह से स्वेदन यानी पसीना बहना द्वारा जल की हानि निर्भर करती है। तो ये करती है केवल वातावरण के ताप पर और वातावरण के नमी पर। तो इसके हो जाएंगे सी, ए और बी दोनों हो जाएंगे। गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है। मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है, तो जल जो है ये वाष्पीकरण के कारण जो है ठंडा रहता है। एक विशेष दिन व समय में चूरू में 48 डिग्री, ये चूरू जो है राजस्थान में एक जगह है, तो चूरू में 48 डिग्री व शिमला जो है हिमाचल प्रदेश में है और वहाँ पे जो है 24 डिग्री तापमान था। सभी रूपों में समान धातु के 2 प्यालों में पानी चूरू में 95 डिग्री सेंटीग्रेड और शिमला में 71 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा गया। दोनों में से कौन सा प्याला कमरे के तापमान पर पहले पहुंचेगा, तो ये पहुंचेगा, देखिए दोनों प्याले कमरे के तापमान पर एक ही समय में पहुंचेगा। ग्रीष्म काल में अर्ध ऊष्मा का अनुभव होता है जब मौसम उमस वाला होता है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि शुष्कता दशा संदर्भित है, तो ये जो है निम्न आर्द्रता से। यहाँ पे असर्शन है और रीजन है, कह रहा है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो घटता है। तो ये बात जो है सही है, बिल्कुल सही है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगा जल का बॉइलिंग पॉइंट घटता है क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर धीरे धीरे कम होता है, इसीलिए ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता है। अभी मैंने बताया कि वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, वो घटता है, बढ़ता नहीं है। तो ये गलत है, ये गलत है। तो यानी आपका हो जाएगा ए सही है, आर जो है वो गलत है। वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है परंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं। क्योंकि हमारा रक्त वायुमंडल के दाब से कुछ अधिक दबाव डालता है, इसीलिए। फिर यहाँ पे असर्शन है और रीजन है, तो हम लोग देखते हैं तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की सायनता जो है ये बढ़ जाती है। देखिए अगर हम लोग बात करते हैं ग्लिसरीन की सायनता कब बढ़ेगी,
जब टेम्परेचर डाउन होगा तब किसी भी चीज़ की सहायता जो है वो बढ़ती है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ये गलत बात हो जाएगा। टेम्परेचर में वृद्धि अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देती है, तो ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि आपने भी देखा होगा कि जब आप लोहे को गर्म करते हैं तो उसकी जो अंदर जो मतलब छोटे छोटे अणु होते हैं, यानी छोटे छोटे कण होते हैं, उसकी ऊर्जा जो होती है, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी उसकी बढ़ जाती है, जिसके कारण वो गर्म हो जाता है। तो इसका हो जाएगा डी। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि अधिक दाब पर पानी जो है अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप जो है वो बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर में खाना शीघ्रतापूर्वक बन जाती है क्योंकि भाप बढ़ा हुआ दाब क्वथनांक को बढ़ा देता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि अधिक दाब के कारण पानी का क्वथनांक जो है वो बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि जल का क्वथनांक जो है वो बढ़ जाता है। यहाँ पे असर्शन है और रीजन दिया हुआ, कह रहा है कि प्रेशर कुकर में एबोनाइट का मतलब हैंडल लगा होता है, तो ये बात जो है बिल्कुल सही है। एबोनाइट का हैंडल लगा हुआ होता है और एबोनाइट जो है ये मजबूत होता है, तो ये भी सही है। तो ए और आर जो है वो दोनों सही है। आप इसको याद कर लीजिएगा कि प्रेशर कुकर में जो हैंडल लगा होता है वो एबोनाइट का लगा होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले एग्जाम्स में कि प्रेशर कुकर का हैंडल किससे बना होता है तो आप उस समय नहीं बता पाएंगे, इसीलिए आप इसको ध्यान में रखिएगा। तो इसमें ए और आर दोनों सही है, लेकिन ये जो है आर सही व्याख्या नहीं कर रहा है। प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप किसके ऊपर निर्भर करता है, तो ये ऊपर के छेद का क्षेत्रफल व उस पर रखा गया वजन के ऊपर निर्भर करता है। किसी प्रेशर कुकर में जिस तापमान पर खाद्य पकाए जाते हैं वह मुख्यतः निम्नलिखित में से किन पर निर्भर करता है, तो वो निर्भर करता है आपके ढक्कन के स्थित छिद्र का क्षेत्रफल पर और ढक्कन के भार पर, तो 1 और 3 पर। तो ये हो जाएगा सी। जब पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन क्या होता है, तो इसका आयतन जो है पहले घटता है और फिर बढ़ता है। यहाँ पे देखिए 0 डिग्री से बोला, अगर यहीं पे 4 डिग्री सेंटीग्रेड से रहता तब क्या होता, आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड से गिरकर 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक कर दिया जाता है, तो यह होगा आयतन पहले घटेगा फिर बाद में बढ़ेगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कह रहा है कि इसमें से कौन सा सही कथन है। तो देखिए सही कथन की अगर हम लोग बात करते हैं तो वातानुकूल में कक्ष वायु में वाष्पित कुंडली में ऊष्मा का निष्करण होता है तथा द्रवीण कुंडली पर ऊष्मा का निःसरण होता है, तो ये बात जो है बिल्कुल सही है। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसमें जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है क्योंकि पानी जो होता है जमने पर फैलता है। पानी से भरी डांट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है क्योंकि जमने पर बोतल सिकुड़ती है नहीं, जमने पर जल का आयतन जो है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। जल युक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का स्तर जो है, पानी का स्तर वही रहेगा, सेम रहता है। साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छन्न रातें अपेक्षाकृत गर्म होती है क्योंकि बादल जो है पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को परावर्तित करते हैं। बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती है क्योंकि बादल जो है पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा का विकिरण को रोकता है। निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों की तुलना में ज्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित करता है, यानी सूर्य की रोशनी को सबसे अधिक परावर्तित कौन करता है, तो ये है
ताजा बर्फ से ढकी हुई भूमि। शीत प्रकोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं क्योंकि वह श्वसन की दर घटा दी जाती है। शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है क्योंकि श्वसन का दर जो होता है वो ह्रास से हो जाता है। हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का गुब्बारा पृथ्वी के स्थल से छोड़ा जाता है तो वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने से वह गुब्बारे के आमाप में वृद्धि होगी। देखिए यहाँ पे कथन और एसर्शन और रीजन दिया हुआ है, कह रहा है कि ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं। तो ये बात जो है बिल्कुल सही है कि ऊनी वस्त्र जो है हमें गर्म रखते हैं। अब कह रहा है रीजन इसका देखते हैं। विलेन फाइबर एक विशेष प्रकार के प्रोटीन के बने होते हैं जो ऊष्मा के कुचालक होते हैं। तो ये बात जो है वो गलत है। तो इसके हो जाएंगे ए सही है परंतु आर गलत है। निम्न में से कौन एक कथन सही नहीं है? तो ये जो कथन है कह रहा है कि आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि वेग कम हो जाता है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। यदि किसी गैस का आयतन 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर संपीड़ित यानी कंप्रेस्ड मूल का आधा रह जाए तो उसे किस ताप तक गर्म किया जाए कि पुनः मूल आयतन प्राप्त कर सके? तो यह है 327 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसी के साथ जो है ये आपका आज का सेशन का जो पहला टॉपिक था वो एंड हुआ। अभी मैं आपके साथ तरंग गति स्टार्ट करूंगा। ये है इसका दूसरा टॉपिक। तो चलिए इसको भी हम लोग फटाफट देख लेते हैं। और इसके जो पहला क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंग है? तो यांत्रिक तरंग जो है ये ध्वनि तरंग जो है ये यांत्रिक तरंग है यानी साउंड वेव। साउंड वेव जो है क्या है? ये मैकेनिकल वेव है। साउंड वेव मैकेनिकल वेव है। अनुदैर्घ्य तरंगों का उदाहरण है। तो अनुदैर्घ्य तरंगों का जो उदाहरण है ये है ध्वनि तरंग। निम्न में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है? तो यह है पराध्वनिकी तरंग जो है ये विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती है? तो यह होता है आयन मंडल से। बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल को परिवर्तित किया जाता है तो ये आयनोस्फीयर से। रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है? तो यह है आयन मंडल। कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती है? तो यह है ध्वनि तरंग। कॉस्मिक किरणें जो है ये आवेशित कण है। कॉस्मिक किरणें के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो ये है वे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। परा उच्च आवृत्ति की तरंगे साधारणतः संचारित की जाती है तो ये जो है आंतरिक तरंगों के रूप में संचारित की जाती है। देखिए यहाँ पे सक्सेसिव क्रेस्ट की बात किया जा रहा है यानी दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर सक्सेसिव ट्रफ की बात किया जा रहा है। तो के बीच दूरी को क्या कहते हैं? तो वेवलेंथ कहते हैं। जैसे ये होता है ना ये, तो इसके और इसके बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं, या फिर इसके बीच की दूरी को हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है तो विद्युत चुंबकीय जो तरंग होते हैं इसके जो वेग होते हैं वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में से किसको प्रयोग में लाया जाता है? तो ये लाया जाता है एक्सरे किरण को। एक राडार जो शत्रु के वायुमान की उपस्थिति का पता लगाता है
प्रयोग करता है? तो देखिए राडार की बात कर रहे हैं। राडार जो है ये रेडियो तरंग का उपयोग करता है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि जब समताप मंडल में ओजोन का अवक्षय होता है तो पृथ्वी के धरातल पर पतित विकिरण की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? तो ये होती है 10⁻⁷ m। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो यह है अवरक्त तरंग। माइक्रोवेव में विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं जिनकी सीमा की आवृत्ति होती है तो 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज तक। दूरसंचार के लिए प्रयुक्त तरंगें हैं तो ये है माइक्रोवेव। टेलीविजन दर्शक डिश एंटीना प्रयुक्त करते हुए बरसात में उपग्रह सिग्नल नहीं प्राप्त करते क्योंकि ये एंटीना छोटे होते हैं। एक तो पहला कारण है। दूसरा कारण है कह रहा है कि वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा को अवशोषित करती है। और तीसरा जो कारण है ये वर्षा की बूंदें जो है वो रेडियो तरंगों की ऊर्जा की मूल्य दिशा को भी विचलित कर देती है। तो इसीलिए इसके ऑप्शन हो जाएंगे डी। एफएम प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाले आवृत्ति बैंड का परास होता है। तो देखिए एफएम जो संचालित होता है उसका 88 हर्ट्ज से लेकर 108 मेगाहर्ट्ज तक होता है, यानी 88 मेगाहर्ट्ज से लेकर 108 मेगाहर्ट्ज तक होता है। आंतों के रोगों को निदान में किरणों का उपयोग किया जाता है। तो किस किरण का हम लोग उपयोग करते हैं? तो एक्स किरण का। सीटी स्कैन करने में प्रयुक्त में लाई जाती है तो सीटी स्कैन में हम लोग एक्स किरण का उपयोग करते हैं। जो अगला टॉपिक है ध्वनि, तो आइए हम लोग ध्वनि से भी, साउंड से भी हम लोग जो क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। जो पहला क्वेश्चन है साउंड का कह रहा है कि एक में जल है, दूसरा में इस्पात है और तीसरा में नाइट्रोजन है। में ध्वनि की चाल को आरोही क्रम में रखिए। तो देखिए ध्वनि की चाल जो है वो सबसे अधिक किसमें होगा? देखिए आरोही क्रम की बात कर रहा है तो नाइट्रोजन में होगा, फिर इस्पात में होगा और फिर इसके बाद नाइट्रोजन, फिर जल, फिर इस्पात। तो इस तरह होता है। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है तो ध्वनि का वेग जो है वो सबसे अधिक किस में होगा? तो ध्वनि का वेग जो है सबसे अधिक धातु में होता है। ध्वनि का वेग अधिकतम होगा तो ये होगा आपको इस्पात के अंदर। ध्वनि तरंगे का सबसे तीव्र प्रगमन होता है तो ये किधर होता है? ठोस में होता है। देखिए VA, VW और VS ये है वायु, जल और इस्पात, यानी एयर और वाटर और स्टील। तो कह रहा है कि ध्वनि की गति है तो ध्वनि की गति सबसे अधिक स्टील में होगा, तो स्टील तो यहां भी है, ठीक है ना। तो यही हो जाएंगे इसके आंसर। लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? तो यह होगा लोहा। ध्वनि तरंगे जो है ठोस एवं गैस दोनों माध्यम में चल सकती है। वायु में ध्वनि तरंग होती है तो वायु के अंदर जो है ध्वनि तरंग जो होती है ये अनुदैर्घ्य तरंग होती है। नीचे दिए गए विकल्पों में से किसमें ध्वनि का आर पार नहीं जा सकती है? तो यह है निर्वात। निर्वात में जो है ध्वनि का आर पार नहीं जा सकता है। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है तो ध्वनि तरंगे जो है ये निर्वात में नहीं चल सकती है। जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह राशि को अपरिवर्तित रहती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आवृत्ति। म्यूजिक कंसर्टर्स के लिए हॉल की दीवारें को ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए। स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले के मध्य कम दूरी जो होनी चाहिए वह है 16.5 मीटर। ध्वनि के स्रोत व परावर्तित सतह के बीच
न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए जिससे प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे दे? तो 17 मीटर। ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः कितना रहता है? तो 330 मीटर पर सेकंड। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे से बात नहीं सुन सकते, क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता, क्योंकि ध्वनि प्रचारित करने का माध्यम नहीं होता है वहां पे, यानी वायुमंडल नहीं है वहां पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि कम लंबाई की बांसुरी से निम्न आवृत्ति की तरंगे उत्पन्न होती है। तो ये जो है दूसरा देखते हैं, ध्वनि शैलों में केवल अनुदैर्ध्य प्रत्यास्थ तरंगों के रूप में प्रगामी होती है। तो कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो देखिए ये भी सही नहीं है और नहीं ये सही है, यानी इसके हो जाएंगे डी। यहां पे कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से कौन सा सही है। तो देखिए ये कीड़ों को नष्ट कर देती है। प्रासर्भ तरंगे जो है क्या नष्ट कर देती है? कीड़ों को नष्ट कर देती है। तो ये बात बिल्कुल सही है। कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती है प्रासर्भ तरंगे, तो ये भी सही है। इसका उपयोग जो है बीमारियों के उपचार के लिए किया जाता है। तो इस स्वचालित दरवाजों का नियंत्रित कर सकता है, तो ये सभी कर सकता है। ये प्रासर्भ वे ध्वनियां हैं जिनकी आवृत्ति होती है तो आवृत्ति 20 हर्ट्ज से अधिक होती है। मनुष्य की श्रवता की सीमा क्या है? तो मनुष्य का जो सुनने का सीमा है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होता है। एक जैव पद्धति जिसमें प्रासर्भ ध्वनि का उपयोग किया जाता है वो है सोनोग्राफी। चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है कि वे प्राध्वनि तरंगे निकालते हैं और उन्हीं द्वारा निर्देशित होता है वो। यहां पे कुछ कह रहा है कि इस जो कथन दिए गए हैं इसमें कौन सा सही है। तो आइए हम लोग देखते हैं। हृदय अप्रसर्भ आवृत्ति का कंपन करता है, तो ये बिल्कुल सही है। इसके बाद जो है मैक संख्या ध्वनि की गति वर्णित करने के लिए प्रयोग लाते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। प्रासर्भ ध्वनि की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से अधिक होती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाएगा 1, 3, 4। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि प्राध्वनिक जेट की उड़ान के कारण क्या होता है? तो ये होता है ओजोन लेयर में बाधा हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है असर्शन है और रीजन है। तो समुद्र तल के निकट मैक संख्या 1 पर जा रहे वायुमान की चाल की तुलना में 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर मैक संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की चाल अधिक होती है। तो देखिए ये जो है ये बिल्कुल गलत है। ध्वनि की गति परावर्तित माध्यम के ताप पर निर्भर करती है, तो ये जो है ये सही है, यानी इसके हो जाएंगे डी। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो ये है वातावरण में ध्वनि। डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है, तो डेसिबल इकाई का प्रयोग जो है ये ध्वनि की तीव्रता नापने के लिए किया जाता है। डेसिबल इकाई का प्रयोग जिसके मापन में होता है वह है ध्वनि की तीव्रता। जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है? तो ये होता है लगभग 30 डेसिबल ध्वनि जो है ये उत्पन्न होता है। देखिए यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, कह रहा है कि अगर आप फुसफुसाइएगा तो 15 से 20 डेसिबल की ध्वनि जो होती है उत्पन्न होती है। आप नॉर्मल अगर बातचीत करते हैं तो 30 से 60 डेसिबल की ध्वनि जो है उत्पन्न होती है। गुस्से में अगर आप चिल्ला कर बात करते हैं तो 70 से 80 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है। अगर आप ट्रक, मोटरसाइकिल, बस, जीप ये सब जब चलता है तो 90 से 95
डेसिबल की ध्वनि जो है वो उत्पन्न होता है। अगर फैक्ट्री वगैरह की बात करते हैं जिसके अंदर मशीन वगैरह चलता है तो 100 से 110, और ऑर्केस्ट्रा जो आप चलाते हैं वो 110 से 120 डेसिबल की ध्वनि जो है वो उत्पन्न करता है। अगर हम लोग जेट विमान की बात करते हैं तो वो 140 से 150 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न करता है। 100 डेसिबल का राव यानी नॉइज की बात कर रहा है। नॉइज का प्रबलता स्तर संगत होता है, तो ये होता है यंत्र कारखाने के शोर के बराबर। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर है तो ये है 45 डेसिबल। मनुष्य के लिए शोर की सह सीमा करीब करीब होती है, तो ये कितना होता है? ये होता है लगभग 85 डेसिबल। किस स्तर यानी डेसिबल से अधिक की ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषक कहलाती है? तो ये है 80 डेसिबल। 80 डेसिबल से अगर आप अधिक की ध्वनि का इस्तेमाल करते हैं तो वो हानिकारक ध्वनि प्रदूषक कहलाती है। मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर है तो ये है 60 डेसिबल मनुष्य के लिए। एक मजदूर रेल की पटरी पर कार्य कर रहा था। एक लड़का कुछ दूरी पर अपने कान पटरियों पर रखकर जब मजदूर द्वारा की जाने वाली हथौड़े की आवाज को सुनता है तो उसे 2 बार आवाजें सुनाई देती है। इसका कारण क्या है? तो इसका जो कारण है, ध्वनि का वेग इस्पात में वायु की अपेक्षा अधिक होता है। देखिए यहाँ पे असर्शन दिया है और ये कथन 1, कथन 2, कथन 3 दिया हुआ है। कह रहा है कि इसमें से कौन सा कथन जो है वो सही है। तो हम लोग इसको चेक कर लेते हैं कौन सा कथन सही है। तो देखिए, जब हम ठोस से गैसीय अवस्था में जाते हैं तब ध्वनि की गति कम हो जाती है, तो ये बात बिल्कुल सही है। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसी भी माध्यम में जैसे ही हम तापमान को कम करते हैं वैसे ही ध्वनि की गति भी बढ़ जाती है, तो ये बात जो है बिल्कुल गलत है। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि ध्वनि की गति कांच के माध्यम की तुलना में एल्युमिनियम के माध्यम में कम रहती है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। तो इसके हो जाएंगे कथन X जो है वो सही है। जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उससे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जाता है, तो ये जो है ये क्वालिटी पे डिपेंडेंट करता है, यानी केवल ध्वनि गुणता यानी क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। एक सितार में एक ही प्रकार की ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती है, तो ये होती है अप्रगामी और अनुप्रस्थ यानी ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव्स। यहां पे असर्शन और रीजन दिए हुए हैं। कह रहा है कि अनुरणन विशेषतः बड़े गिरजाघरों तथा अन्य बड़े भवनों में प्रतीत होती है। और रीजन जो कह रहा है वो कह रहा है कि दीवार, छत एवं धरातल में अपवर्त्य ध्वनि परावर्तन हो सकता है। तो देखिए, ये रीजन और असर्शन जो है ये दोनों सही है और ये जो है इसका व्याख्या भी करता है, तो इसके हो जाएंगे ए। यहां पे पॉइंट दिया हुआ है, कह रहा है कि विचार कीजिए और इसमें से कौन सा सही है। तो देखिए, हम लोग विचार करते हैं। कह रहा है कि ये विस्तृत रूप से प्रयुक्त संगीतिक स्वरग्राम, जिसे द्विटोनी स्वरग्राम कहते हैं, 7 आवृत्तियों वाला होती है, तो ये बिल्कुल गलत है। स्वर सा की बात कर रहा है। आवृत्ति जो होती है इसकी 256 हर्ज होती है और स्वर जो होता है नी की जो आवृत्ति होती है ये 512 हर्ज होता है, तो ये भी बिल्कुल गलत है। तो इसका हो जाएगा न तो 1 न तो 2। आप यहां पे देख सकते हैं ये इसकी पूरी ध्वनि वगैरह दे रखा है। निम्न में से किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? तो तरंग लंबाई जो है रेडियो तरंग की सबसे अधिक होती है। एक टीवी सेट को चलाने के लिए निम्नलिखित में से किस एक का टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है? तो यह है रेडियो तरंग का। सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल में उपयोग की जाने वाली तरंगे होती है, तो यह होती है अवरक्त किरणें। टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार की विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो यह है अवरक्त।
निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो यह है अवरक्त। टेलीविजन ग्राही दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार की वैद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयोग लाई जाती है? तो यह है अवरक्त। जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो देखिए, जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं। दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण होता है, तो ये होता है आयाम का मॉडुलन के द्वारा। टेलीविजन प्रसारणों में स्वर संकेतों को प्रेरित करने के लिए प्रयुक्त तकनीक है, तो प्रयुक्त तकनीक क्या है? ये आवृत्ति आरोपण का तकनीक है। एक रेडियो स्टेशन से 30 मीटर बैंड पर प्रसारण प्राप्त होता है। इस स्टेशन द्वारा प्रेषित वाहक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 10 मेगाहर्ट्ज होती है। एसर्शन दिया हुआ है और रीजन दिया हुआ है। एसर्शन देखते हैं, रेडियो तरंगे चुंबकीय तरंगे में बंकित हो जाती है, तो यह बात बिल्कुल गलत है। रेडियो तरंगे की प्रकृति जो होती है विद्युत चुंबकीय होती है, तो यह बात बिल्कुल सही है। कह रहा है कि वक्तव्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो देखिए, ए जो है गलत है, ए गलत है और आर जो है वो सही है, तो ये डी इसके ऑप्शन हो जाएंगे। और इसी के साथ जो है आज का सेशन जो है ये यहीं पे एंड होता है। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।